हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अरशद खान। स्लाइड नंबर 2 में हम कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत आवेश की अवधारणा को समझने का प्रयास करेंगे। विद्युत आवेश की अवधारणा को हम 3 बिंदुओं के आधार पर पढ़ने का प्रयास करेंगे। पहला बिंदु है वर्तमान परिप्रेक्ष्य, दूसरा है इलेक्ट्रॉन सिद्धांत और तीसरा है विद्युत आवेश का इतिहास। पहले बिंदु की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि जिस प्रकार द्रव्यमान अपने चारों ओर गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक उसी प्रकार एक आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगर यह आवेश स्थिर हो तो उत्पन्न होने वाला विद्युत क्षेत्र नियतमान का रहता है, परंतु यदि आवेश गतिशील हो तो इसके द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र परिवर्ती होता है। साथ ही साथ ये चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो गतिशील अवस्था में हम जानते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, और जब विद्युत धारा की सहायता से चुंबकत्व उत्पन्न हो तो उसे हम चुंबकीय प्रभाव कहते हैं, यानी कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता है। इसे हम 2 पार्टों में विभाजित करते हैं। फर्स्ट पार्ट है कि अगर हमारा आवेश नियत वेग से गति कर रहा है तो यह परिवर्ती विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। परिवर्ती के लिए यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ कर दी गई है। इस परिवर्ती विद्युत क्षेत्र से नियत मान का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। कब? जब आवेश नियत वेग से गति कर रहा था। सेकंड, अगर आवेश त्वरित गति करता है, परिवर्ती वेग के साथ गति करता है, तो यह परिवर्ती विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा और इस परिवर्ती विद्युत क्षेत्र से परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ध्यान दीजिएगा, नियत वेग से गति होने पर परिवर्ती विद्युत क्षेत्र नियत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा था, लेकिन त्वरित गति होने पर परिवर्ती विद्युत क्षेत्र परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। इस परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र से वापस विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है और इस घटना को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। यानी कि यहाँ परिवर्ती विद्युत क्षेत्र परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र को और परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र परिवर्ती विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करने लगता है। जब यह प्रक्रम कंटिन्यूअसली चलने लगता है तो इसके संचरण से यहाँ विकिरण ऊर्जा का संचरण होता है। इसे हम विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। तो आवेश से हमें पता चला कि आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। जिस प्रकार से द्रव्यमान बाह्य गुरुत्वीय क्षेत्र में गुरुत्वाकर्षण बल अनुभव करता है, ठीक उसी प्रकार अगर बाह्य विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में Q आवेश को रखा जाए तो उसके ऊपर लगने वाले विद्युत बल का मान F बराबर Q इंटू ई वेक्टर होता है। ठीक इसी प्रकार अगर बी वेक्टर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में Q आवेश v वेग से गति करे तो उस पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान Fm वेक्टर बराबर Q v क्रॉस b होता है। तो इससे हम विद्युत आवेश की क्या परिभाषा बना सकते हैं, तो इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। एक आवेश वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकती है तथा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में बल अनुभव करती है। तो ये वर्तमान परिप्रेक्ष्य हमें आवेश के बारे में समझाता है। इसी के आधार पर जिस भौतिक विज्ञान की शाखा में आवेश का अध्ययन किया जाता है उसे हम विद्युतिकी कहते हैं। और विद्युतिकी को सामान्यतः 2 भागों में वर्गीकृत करते हैं, स्थिर वैद्युतिकी और वैद्युत गतिकी। जब तक स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है वह स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है, और जब गतिशील आवेश का अध्ययन किया जाता है तो वो वैद्युत गतिकी कहलाती है। वैद्युत गतिकी को पुनः 2 भागों में बांटते हैं, धारा विद्युतिकी जो केवल आवेश प्रवाह की दर, विद्युत धारा और उससे जुड़े बिंदुओं को पढ़ते हैं, और जब इससे उत्पन्न होने वाले चुंबकत्व के बारे में पढ़ते हैं तो वो कहलाती है विद्युत चुंबकत्व। सेकंड पॉइंट पर चलते हैं, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर विद्युत आवेश की व्याख्या। इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नाभिक और परमाणु के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, जिसे हमने एक लाइन में समझने का प्रयास किया है। वो लाइन है ईंट पर नाचे नार। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। यह कार्य 1897 में किया गया था। इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1.6 कूलम आवेश होता है। इसे 1909 में आर मिल्टन ने अपने तेलबून प्रयोग के द्वारा बताया था। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की और इसके लिए उन्होंने 1917 से 1920 के दरमियान कार्य किया। हालांकि वे कैनाल किरणों के रूप में इनकी खोज 1886 में गोल्डस्टाइन ने कर दी थी।
न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय जेम्स चैडविक को जाता है और यह कार्य उन्होंने 1932 में किया। रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज 1911 में की और इस नाभिक की खोज के आधार पर रदरफोर्ड ने अपना नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। उसी मॉडल में कुछ संशोधन करते हुए 1913 में नील्स बोहर ने परमाणु का प्रतिरूप प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर हम इसे समझेंगे। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर जितनी मात्रा में ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पर ठीक उतनी ही मात्रा में 1.6×10⁻19 कूलम धनात्मक आवेश होता है। प्रत्येक परमाणु में जितनी प्रोटॉनों की संख्या होती है, ठीक उतनी ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। अर्थात धनावेश के रूप में जितने प्रोटॉन होते हैं, ऋणावेश के रूप में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। धनावेश की मात्रा ऋणावेश की मात्रा के बराबर होती है। तो अगर परिणामी रूप से देखें तो परमाणु के अंदर कुल आवेश शून्य होता है, इसलिए प्रत्येक परमाणु विद्युत उदासीन होता है। nवीं कक्षा में घूम रहे इलेक्ट्रॉन के लिए नाभिक के आकर्षण के कारण ऊर्जा का मान -13.6/m² इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जहां Z परमाणु क्रमांक है और n कक्षा का क्रमांक या मुख्य क्वांटम संख्या है। अब इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो हमने क्या किया कि सोडियम 11 23 लिया और क्लोरीन 17 35 लिया। सोडियम में 11 प्रोटॉन हैं और 11 ही इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p6 3s1। बाह्यतम कक्षा तृतीयक है और उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये विद्युत उदासीन है। इसके इलेक्ट्रॉनों का वितरण 2 8 1 की फॉर्म में है, यानी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है और बाह्यतम तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5 है, यानी कि बाह्यतम कक्षा तृतीयक है और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है 7 इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से 2 8 7 का अभिविन्यास है। 2 इलेक्ट्रॉन प्रथम कक्षा में, 8 इलेक्ट्रॉन द्वितीय कक्षा में और 7 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में है। 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन होने के कारण परिणामी रूप से विद्युत उदासीन है। हम यह भी जानते हैं कि प्रत्येक परमाणु अपनी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। इसे हम अष्टक का नियम कहते हैं। ऐसा इसलिए कि 8 इलेक्ट्रॉन रहने पर उसका स्थायित्व सर्वाधिक होता है। तो अगर सोडियम को अपना स्थायित्व प्राप्त करना है, अपने अष्टक को पूर्ण करना है, तो या तो 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने होंगे या 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागना होगा। ठीक इसी प्रकार अगर क्लोरीन को अपना अष्टक पूर्ण करना है तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना होगा या 7 इलेक्ट्रॉन त्यागने होंगे। सोडियम के लिए 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की तुलना में 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागना अधिक व्यवहारिक है और क्लोरीन के लिए 7 इलेक्ट्रॉन त्यागने की तुलना में 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अधिक व्यवहारिक है। तो होता क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम से निकलकर क्लोरीन के पास चला जाता है। ऐसा होने से सोडियम के पास 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन के आवेश को न्यूट्रलाइज उदासीन कर देते हैं, परंतु 1 प्रोटॉन के तुल्य यानी कि 1.6×10⁻19 कूलम धनात्मक आवेश बच जाता है। इसे हम एक इकाई आवेश के रूप में लिख सकते हैं, +1 लिखते हैं। इसलिए सोडियम आयनीकृत होकर Na+ बन जाता है। ठीक इसी प्रकार जब वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास पहुंचता है तो क्लोरीन में 17 प्रोटॉन और अब 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। 17 इलेक्ट्रॉन 17 इलेक्ट्रॉनों को संतुलित कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, परंतु 1 इलेक्ट्रॉन के तुल्य परिणामी आवेश बच जाता है। इस वजह से क्लोरीन पर माइनस आ जाता है, क्लोरीन माइनस बन जाता है। ये दोनों मिलकर NaCl का निर्माण कर लेते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गमन किया तो इलेक्ट्रॉन अपने साथ 9.1×10⁻31 किलोग्राम द्रव्यमान लेके गया और -1.6×10⁻19 कूलम आवेश लेकर गया। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन गया उस पर धनावेश आ गया, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों से ज्यादा हो गई। ठीक इसी प्रकार जिस वस्तु के पास इलेक्ट्रॉन पहुंचा उसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों से ज्यादा हो गई और वहां पर ऋणावेश आ गया। इस इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से धनावेशित वस्तु के द्रव्यमान में कुछ कमी हुई, जो 9.1×10⁻31 किलोग्राम है। स्थूल स्तर पर ये नगण्य है। क्यों? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन की द्रव्यमान की तुलना में लगभग 1840वां भाग होता है, परंतु सूक्ष्म स्तर पर कुछ न कुछ द्रव्यमान की कमी हो गई। तो जब धनायन बना तो उसके द्रव्यमान में कमी हो गई। तो हम कह सकते हैं
कि उदासीन सोडियम की तुलना में सोडियम प्लस Na प्लस का द्रव्यमान कुछ मात्रा में घट जाता है। ठीक इसी प्रकार जब ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास पहुंचा तो क्लोरीन माइनस का द्रव्यमान उदासीन क्लोरीन की तुलना में बढ़ गया। इसे हम दो अन्य उदाहरणों के लिए भी समझ सकते हैं। HCl में हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा, जिससे क्लोरीन का अष्टक पूर्ण हो जाएगा और HCl का निर्माण हो जाएगा। हाइड्रोजन पर प्लस और क्लोरीन पर माइनस आ जाएगा। ठीक H2O की अगर बात करें तो H2O में दोनों हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p4 का है, यानी बाह्यतम कक्षा में 2 और 4 6 इलेक्ट्रॉन है। इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। ये दोनों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इसलिए हाइड्रोजन पर प्लस आ जाता है और ऑक्सीजन पर -2 आ जाता है। तो इस प्रकार से हमारे परमाणुओं से मिलकर NaCl HCl पर H2O जैसे पदार्थ निर्मित होते हैं। अब यहाँ द्रव्यमान स्थानांतरण की बात को समझने के लिए हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं कि अगर कोई परमाणु X है और वो धनायन और ऋणायन दोनों बनाने में सक्षम है माना, तो जो X माइनस का द्रव्यमान होगा M of X माइनस, वो MX के द्रव्यमान की तुलना में बढ़ जाएगा, जबकि M of X प्लस जो होगा वो MX की तुलना में घट जाएगा। इस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत से हमारे पास क्या निष्कर्ष निकला? सबसे पहली बात हमें परिभाषा को समझना है। तो आगे इसकी परिभाषा क्या बनी कि जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु के पास इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वह धनावेशित हो जाती है तथा जिस वस्तु के पास इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं वह ऋणावेशित हो जाती है। आवेशन की प्रक्रिया के लिए केवल इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होते हैं, प्रोटॉन नहीं। उसके दो कारण हैं। पहला, प्रोटॉन नाभिक के अंदर प्रबल नाभिकीय आकर्षण बल से बंधित होते हैं और दूसरा, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की तुलना में 1840 गुना अधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट को समझना है कि जब भी एक तत्व से दूसरे तत्व में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन इस टाइप से होगा, यानी पूर्णांक में होगा। आधा, तिहाई, चौथाई, सवा, डेढ़ इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का भ्रमण नहीं होगा। इसलिए जब किसी वस्तु पर आवेश आएगा तो Q बराबर प्लस माइनस Ne की फॉर्म में आएगा, जहां N स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, Q कुल आवेश है और E इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का परिमाण है। ध्यान दें, इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का परिमाण है, धनात्मक वैल्यू है। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम को E से दर्शाते हैं। इसे प्राथमिक आवेश, एलिमेंट्री चार्ज और आवेश का क्वांटा भी कहते हैं। यहाँ प्लस चिन्ह तब काम में लिया जाएगा जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और माइनस चिन्ह तब काम में लिया जाएगा जब किसी वस्तु के पास इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसे हम विद्युत आवेश का क्वांटीकरण भी कहते हैं, जिसे क्वांटीकरण वाले टॉपिक में पुनः पढ़ेंगे। जब आवेश गया, इलेक्ट्रॉन गया एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, तो यहाँ पर द्रव्यमान भी गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब भी वस्तु आवेशित हुई तो वहां इलेक्ट्रॉन के गमन से कुछ द्रव्यमान का भी स्थानांतरण हुआ। इसलिए आवेश जो है वो हमेशा द्रव्यमान के साथ संबद्ध होता है। अगर n इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान Ne 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम है, तो स्थानांतरित होने वाले द्रव्यमान की मात्रा n × Na के इक्वल हो जाएगी। हालांकि वे द्रव्यमान भी बिना आवेश के संभव नहीं होता है, लेकिन यहाँ हम उदाहरण देख रहे हैं कि सोडियम 23 उदासीन है, क्लोरीन 35 उदासीन है। तो वास्तविकता ये है कि सोडियम में जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश है, तो परिणामी आवेश शून्य है। आवेश है परंतु परिणामी आवेश शून्य है। सिमिलरली क्लोरीन में जितने धनावेशित प्रोटॉन है उतने ही ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन है, तो परिणामी आवेश शून्य है। तो हम कह सकते हैं कि बिना परिणामी आवेश के द्रव्यमान संभव है, परंतु बिना द्रव्यमान के किसी वस्तु का आवेशित होना संभव नहीं है। हालांकि प्रकृति में कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिन पर ना आवेश होता है और ना द्रव्यमान होता है, और उसके मुख्य 3 उदाहरण हैं: प्रकाश का फोटोन, न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो। इनके पास ना तो द्रव्यमान होता है और ना ही आवेश होता है, यानी कि न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो और फोटोन तीनों का स्थिर द्रव्यमान शून्य होता है और इनका आवेश भी शून्य होता है। विद्युत आवेश का यह इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत इलेक्ट्रॉन और परमाणु संरचना के बारे में 19वीं शताब्दी के अंत में तथा 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अर्जित किए गए ज्ञान के आधार पर है। लेकिन हमारे पूर्वज बहुत समय पहले से विद्युत आवेश को जानते थे, इसलिए विद्युत आवेश का ऐतिहासिक पक्ष जानना भी जरूरी है।
तो थर्ड पॉइंट पर चलते हैं, विद्युत आवेश का इतिहास। हमारे पूर्वज आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व 2750 ईसा पूर्व बीसी से इलेक्ट्रिक फिश, विद्युत मछली, इलेक्ट्रिक थंडर, विद्युत तड़ित या आकाशीय बिजली के बारे में कुछ ना कुछ जानते थे। हालांकि वे विद्युत वर्ड से वो परिचित नहीं थे। आकाशीय बिजली को वो देवी प्रकोप मानते थे और विद्युत मछली के बारे में उनका मानना था कि यह मछली अन्य मछलियों की प्रोटेक्टर है, रक्षक है। किसी को सिरदर्द हो जाने पर वो इस मछली को स्पर्श करते थे और उनके टच मात्र से उनका सिरदर्द ठीक हो जाता था, यानी कि वो इलेक्ट्रिक शॉक का उपयोग कर रहे थे, जबकि वो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ नहीं जानते थे। ज्ञात खोजों में सबसे पहले थैल्स ऑफ मिलेटस का नाम आता है, जिन्होंने 600 बीसी पूर्व यानी कि आज से लगभग 2600 साल पहले सर्वप्रथम अंबर नामक पदार्थ को ऊनी या रेशमी कपड़े से रगड़ने के पश्चात यह देखा कि अंबर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों और तिनकों को आकर्षित करने का एक विशिष्ट गुण धारण कर लेता है। लगभग 2000 वर्षों तक फिर इसके ऊपर कोई कार्य नहीं हुआ। 16वीं शताब्दी में यानी कि लगभग 600 और 1600 वर्ष पश्चात इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के पर्सनल डॉक्टर गिलबर्ट ने यह पाया कि रगड़ने के पश्चात अंबर के अतिरिक्त भी कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनमें आकर्षण का विशिष्ट गुण आ जाता है। इनमें मुख्यतः कांच, एबोनाइट, प्लास्टिक, रबर इत्यादि सम्मिलित हैं। 1646 में थॉमस ब्राउन ने इस अंबर इफेक्ट, अंबर के द्वारा वस्तुओं को घर्षण के पश्चात आकर्षित करने के गुण के लिए एक ग्रीक शब्द काम में लिया जिसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यह इलेक्ट्रॉन सामान्य इलेक्ट्रॉन्स की स्पेलिंग से अलग है, इसमें के प्रयुक्त किया गया है, जबकि सामान्य इलेक्ट्रॉन की स्पेलिंग में सी आता है। तो ELEKTRON इलेक्ट्रॉन एक ग्रीक वर्ड था जिसका मीनिंग था छोटे छोटे कणों को आकर्षित करने का गुण, यानी कि इसे अंबर इफेक्ट के लिए प्रयुक्त किया गया। इससे अंग्रेजी का शब्द इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हुआ, जिसका हिंदी रूपांतरण विद्युत या वैद्युत बना। तो अब जब कभी भी विद्युत, वैद्युत, विद्युत की, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिसिटी इस तरह के शब्द हमारे सामने आएंगे तो हम उन सबको विद्युत आवेश से जोड़कर देखेंगे। तो यहाँ से विद्युत शब्द आ गया। अब ये आवेश वर्ड कैसे प्रयुक्त किया गया उसे भी समझते हैं। हमने कई बार सुना है कि उस व्यक्ति ने आवेश में आके ये कर दिया। वहां आवेश का तात्पर्य उस व्यक्ति के गुस्से से होता है। हमने ये भी सुना है कि पुलिस ने ये चार्ज लगा दिया। वहां किसी नियम का उल्लंघन करने पर पुलिस के द्वारा लगाए गए जुर्माने की बात होती है। तो इन सब में होता क्या है कि जब कोई वस्तु या व्यक्ति अपने साधारण व्यवहार को छोड़कर असाधारण व्यवहार, एबनॉर्मल बिहेवियर अपना लेती है, तो उसके लिए हिंदी का वर्ड आवेश और अंग्रेजी का वर्ड चार्ज प्रयुक्त किया जाता है। कैसे, उसे यहाँ जोड़कर देखते हैं कि जब तक अंबर की छड़ को घर्षित नहीं किया गया था तब तक वह कागज के टुकड़ों को आकर्षित नहीं कर रही थी। ये उसका सामान्य व्यवहार था, साधारण व्यवहार था। लेकिन जैसे ही उसे रगड़ा गया तो रगड़ने के पश्चात वो कागज के टुकड़ों और छोटे छोटे तिनकों को आकर्षित करने लगी, यानी कि असाधारण व्यवहार करने लगी, एबनॉर्मल बिहेवियर हो गया। इसलिए उसके साथ वर्ड जोड़ दिया गया आवेश और कंप्लीट वर्ड बना विद्युत आवेश। तो ये विद्युत आवेश वर्ड की व्युत्पत्ति है। इसके पश्चात 1750 में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि विद्युत आवेश की दो तरह की प्रकृति होती है। विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश। विद्युत आवेश को इस दो प्रकार में बांटने के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस क्रियाकलाप और संख्याओं की योज्यता के गुणों का उपयोग किया। क्या क्रियाकलाप था उसे समझते हैं। 4 सिल्क के छोटे छोटे टुकड़े लिए गए, रेशमी कपड़े के टुकड़े लिए गए, 2 कांच की छड़ और 2 प्लास्टिक की छड़ें ली गई। दोनों कांच की छड़ों को अलग अलग टुकड़ों से रगड़कर G1 और G2 नाम दिया तथा प्लास्टिक की छड़ों को अलग अलग रेशमी कपड़ों से रगड़कर P1 और P2 नाम दिया। अब क्या किया गया, एक कुचालक स्टैंड पर कांच की G1 छड़ को धागे से बांधकर लटका दिया और G2 छड़ को इसके पास लेके गए। तो क्या पाया कि ये लटकी हुई छड़ इससे दूर हटने लगती है, ऊपर जाने लगती है, यानी इससे प्रतिकर्षित होने लगती है, रिपेल होने लगती है। सेम निष्कर्ष तब मिला तब प्लास्टिक की P1 छड़ को लटकाकर P2 छड़ को उसके पास ले जाया गया तो वो भी रिपेल हो रही थी, प्रतिकर्षित हो रही थी। परंतु इसके विपरीत जब कांच की लटकी हुई छड़ के पास प्लास्टिक की छड़ को ले जाया गया तो कांच की छड़ नीचे की ओर झुकी, यानी कि यह इसकी ओर आकर्षित हो रही थी, अट्रैक्ट हो रही थी। इसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि विद्युत आवेश दो तरह के हैं। साथ ही साथ
यह भी पता चला कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्रियाकलाप को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं तो हम ये देखते हैं कि अगर हम कांच की घर्षित की हुई छड़ को कागज के टुकड़ों के पास ले जाएं तो ये कुछ मात्रा में आकर्षित करती है। सिमिलरली प्लास्टिक की छड़ भी कागज के टुकड़ों को आकर्षित करती है। यदि दोनों कांच की छड़ों को संपर्कित कर कागज के टुकड़ों के पास ले जाए तो आकर्षण बढ़ जाता है। सिमिलरली दोनों प्लास्टिक की छड़ों को संपर्कित कर कागज के टुकड़ों के पास ले जाए तो आकर्षण बढ़ जाता है। इससे क्या निष्कर्ष निकला कि यहाँ पर और यहाँ पर आवेश जुड़ रहे हैं, जबकि यहाँ क्या हुआ कि एक कांच की छड़ और प्लास्टिक की छड़ को संपर्कित कर कागज के टुकड़ों के पास ले गए तो आकर्षण नगण्य प्राप्त हुआ, आकर्षण कम हो गया। किसी विशिष्ट परिस्थिति में ये शून्य भी हो सकता है। तो इसे संख्याओं के आधार पर समझते हैं। अगर हम 1 प्लस को 1 इकाई, ऐसे ही 1 माइनस को 1 इकाई दें तो +3 और +3 जब यहाँ पर जुड़े तो +6 हो गई। +6 +3 की तुलना में बड़ी राशि है, इसलिए यहाँ से यहाँ पर आकर्षण बढ़ गया। सिमिलरली -2 और -2 के जुड़ने पर -4 मिला और ये परिमाण 4 2 की तुलना में बड़ा है, इसलिए यहाँ भी आकर्षण बढ़ गया। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि +3 और -2 मिलकर +1 बन गए, इसलिए आकर्षण का मान पहले की तुलना में घट गया। अगर ये +3 और -3 होता तो शून्य भी हो सकता था, आकर्षण समाप्त भी हो सकता था। तो ये जो संख्याओं की योज्यता का गुण है, उसी प्रकार की योज्यता को आवेश भी फॉलो कर रहा है, अनुसरण कर रहा है। इसलिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1750 में विद्युत आवेश को 2 प्रकार का बता दिया, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। अब आज के नजरिए से ये समझना बहुत आसान है कि यह आवेशन क्यों हो रहा था कि जब हम सिल्क और ग्लास या प्लास्टिक की छड़ को रगड़ रहे थे तो घर्षण के द्वारा ऊष्मा उत्पन्न हो रही थी। जिस पदार्थ से बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकलने आसान थे, वहां से इलेक्ट्रॉन निकले और दूसरे पदार्थ के पास पहुंच गए। जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल गए वो धनावेशित और जिसके पास इलेक्ट्रॉन आ गए वो ऋणावेशित हो गए। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का आधार है, उस टाइम इसकी जानकारी नहीं थी। तो अपने ज्ञान के आधार पर इन पदार्थों को धनात्मक और ऋणात्मक में इस प्रकार विभाजित किया। कांच की छड़ को रेशमी कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ पर धनावेश आता है, जबकि रेशमी कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। ठीक इसी प्रकार ऊनी कपड़े या बिल्ली की खाल, जिसे फर भी कहते हैं, उसके साथ अंबर या एबोनाइट या प्लास्टिक या रबर की छड़ों को रगड़ने पर इस ऊनी कपड़े या बिल्ली की खाल पर धनावेश आता है, जबकि इन छड़ों पर ऋणावेश आ जाता है। ऐसे ही सूखे बालों के साथ कंघा या पैमाना रगड़ने पर सूखे बालों पर धनावेश आता है, जबकि प्लास्टिक के कंघा या पैमाने पर ऋणावेश आ जाता है। तो ये विद्युत आवेश का ऐतिहासिक नजरिया था। तो यहाँ से विद्युत आवेश की परिभाषा क्या बनी कि वस्तुओं को आपस में रगड़ने के पश्चात उनमें एक विशिष्ट गुण आ जाता है और उसी विशिष्ट गुण को विद्युत आवेश कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या निकला कि सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल होता है और विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण बल होता है। ये विद्युत आवेश का कॉन्सेप्ट है, विद्युत आवेश की अवधारणा है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। FMC फिजिक्स क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप इसी प्रकार के अन्य वीडियो इस चैनल पर देख सकें। बेल आइकन दबाइए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।